नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि ये कंपनी फ्यूचर में हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। तो इसके लिए विश्वराज शुगर ये कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल कैसे, कंपनी के ऊपर कितना बोराइंग्स है और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी के कितने शेयर होल्डिंग है, तो ये सब देखना इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी के शेयर हमें किस तरह का रिटर्न आने वाले दिनों में देते हुए देखने को मिल सकता है और एक मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज ये कंपनी प्रोडक्शन ऑफ शुगर, तो मेनली कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें प्रोडक्शन ऑफ शुगर का देखने को मिला। उसके साथ ही में अल्कोहलिक स्पिरिट बाय डिस्टिलेशन, जिसमें हमें इथेनॉल, विनेगर और जनरेशन ऑफ पावर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो विश्वराज शुगर ये कंपनी हमें प्रोडक्शन ऑफ शुगर और उसके साथ ही में इथेनॉल, विनेगर और जनरेशन और पावर है, इन सभी में अपना काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट के नज़र से हमें कंपनी का बिजनेस बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें शुगर सेक्टर के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए देखने को मिला है। और उसकी वजह से पिछले अगर हम 1-2 साल से देखेंगे तो शुगर सेक्टर के जो कंपनियाँ उनमें हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और उसके साथ ही में तो ये कंपनी जो इथेनॉल का प्रोडक्शन करती है ये हमें फ्यूल में यूज़ होते हुए देखने को मिलता है, स्पेशली पेट्रोल और डीजल में। तो इथेनॉल का जो यूज़ पेट्रोल और डीजल में होता था उसका जो 10% का टारगेट है वो हमें पूरा होते हुए देखने को मिला है। और इसके बाद गवर्नमेंट का जो अगला टारगेट है इथेनॉल का पेट्रोल और डीजल में यूज़ करने का वो 20% का है। तो इसीलिए ऑयल सेक्टर की कंपनियां हैं उनको अगर इथेनॉल की जो परसेंटेज है वो अपने पेट्रोल और डीजल में बढ़ानी है तो उनको बहुत सारा इथेनॉल चाहिए होगा। तो ये हमें शुगर सेक्टर की कंपनियां आने वाले दिनों में प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल सकती है। और उसके लिए शुगर सेक्टर की जो कंपनियां उनको भी अपना प्रोडक्शन इथेनॉल का बढ़ाना पड़ेगा। और इसी वजह से हमें शुगर सेक्टर की कंपनियों का जो इथेनॉल का प्रोडक्शन है वो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने जो 20% का टारगेट इथेनॉल का पेट्रोल और डीजल में रखा है उसका बेनिफिट हमें विश्वराज शुगर इंडस्ट्री इस कंपनी को भी होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए कंपनी को अपने फंडामेंटल और बाकी के पॉइंट में उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा और साथ ही में कंपनी को नेट प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, तभी हमें इथेनॉल प्रोडक्शन का फ़ायदा इस कंपनी को होते हुए देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे, क्योंकि अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर होगा तो इन्वेस्टमेंट की नज़र से हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेगा। तो कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो हमें 5.46 देखने को मिला है। इसके बाद बुक वैल्यू 15, ROC 12.7%, ROE 23.7% और फेस वैल्यू हमें 2 यहाँ पर कंपनी की देखने को मिली है। तो कंपनी का जो पी रेशो और बुक वैल्यू है, तो कंपनी का जो पी रेशो है वो हमें अच्छे वैल्यूएशन पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही में बुक वैल्यू कंपनी के शेयर प्राइस के आसपास हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। वही ROC कंपनी का 12.7 और 23.7 हमें ROE देखने को मिला, जो कि ये भी कंपनी के लिए हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो अभी हमने रेशो देखे उसमें कंपनी हमें अच्छे वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिली है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। तो वही अगर हम कंपनी के फेस वैल्यू देखेंगे तो हमें 2 रुपीज़ देखने को मिल रही है। तो कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में एक और बार स्प्लिट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने को मिले, जिसमें कंपनी हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी लेटेस्ट हमें जो Q4 का रिजल्ट है उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो मार्च 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अगर हम देखेंगे तो 35 करोड़ का हमें ये देखने को मिला है, जो कि Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 29 करोड़ का था। तो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें क्वार्टरली बेसिस देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 करोड़ का था, वो हमें 8 टाइम्स बढ़कर लगभग 35 करोड़ के आसपास अब इस Q4 में जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में हमें कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें इस Q4 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि कंपनी के लिए हमें एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। लेकिन अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो यह हमें 33% से गिरकर 27% का इस मार्च 22 में होते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर हमें कंपनी के शेयर पर देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो ओवरऑल Q4 का रिजल्ट है वो हमें कंपनी के लिए ठीक ठाक देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से इस कंपनी में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमें इस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स के बारे में देखेंगे। तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 361 करोड़ का हमें देखने को मिला है। इसके बाद 276
335, 284, 222, 285, 362, 425 और मार्च 22 में 469 हमें देखने को मिला है। तो मार्च 10 से अगर हम मार्च 19 तक देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें एक ही रेंज में ट्रेड होते हुए ज़्यादातर देखने को मिला था, लेकिन मार्च 20, 21 और 22 इन 3 साल में कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंटिन्यूस हमें ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि कंपनी के लिए हमें बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी के सेल्स में अगर ग्रोथ होगी तो कंपनी बाकी के पॉइंट में भी हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो सिर्फ मार्च 10 में कंपनी का एक्सपेंस हमें सेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद मार्च 11 से लेकर मार्च 22 तक कंपनी का जो सेल्स है वो हमें कंपनी के एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला और उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कंटिन्यूस प्लस में देखने को मिला है, जो कि मार्च 11 में 12 करोड़ का था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ कंटिन्यूस देखने को मिली है और ये ग्रोथ हमें मार्च 22 में 93 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिली है। तो 93 करोड़ का हमें कंपनी का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 22 में देखने को मिला है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कंपनी के बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है, जिसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये हमें -3% का मार्च 10 में देखने को मिला था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 3%, 7%, 9%, 16%, 11%, 9%, 11%, 15%, इसके बाद 20% हमें मार्च 22 में देखने को मिला। तो पिछले अगर हम 4 साल से देखेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिली, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए हमें एक अच्छा पॉइंट देखने को मिला है। तो कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जिस तरह की ग्रोथ कंपनी पिछले कुछ सालों से करते हुए देखने को मिली है वो कंटिन्यूस ऐसी करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी एक अच्छी रिटर्न अपने शेयर होल्डर को देते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 10 में 18 करोड़, इसके बाद 43, -3, 4 करोड़, 6 करोड़, -4 करोड़, -18 करोड़, -8 करोड़ और मार्च 21 में हमें 8 करोड़ और मार्च 22 में 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मार्च 20 से पहले देखेंगे तो बहुत ही अनस्टेबल देखने को मिला था, जिसमें हमें कुछ साल ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला, लेकिन कुछ साल कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें माइनस में देखने को मिला, जो कि एक निगेटिव बात थी। लेकिन मार्च 21 और 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये कंपनी के लिए हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। तो पिछले 2 साल में कंपनी जो हमें नेट प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है, तो इस वजह से हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें बाकी के पॉइंट भी देखना पड़ेगा, जिसमें अगर हम सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट है उसके बारे में देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी के जो रिजर्व है उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के रिजर्व हमें 245 करोड़ के देखने को मिले, जो कि अगर हम पिछले कुछ साल में देखेंगे तो कंपनी अपने रिजर्व में हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। वही कंपनी का अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो वही मार्च 22 में कंपनी का बोरिंग्स हमें 370 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि मार्च 21 के कंपेयर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स ज़्यादा है। तो इसके लिए कंपनी को अपने रिजर्व बढ़ाने पड़ेंगे और कंपनी को अपना बोरिंग्स कम करना पड़ेगा। तो कंपनी अगर अपना बोरिंग्स हमें कम करते हुए देखने को मिलती है तो कंपनी का जो मार्च 21 और 22 में हमें जो नेट प्रॉफिट प्लस में देखने को मिला है वो आने वाले साल में हमें ऐसे प्लस में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए कंपनी के जो बोरिंग्स है उस सेक्शन पर हमें कंटिन्यूस फोकस देना पड़ेगा कि कंपनी आने वाले जो साल और क्वार्टर से उसमें अपना बोरिंग्स हमें कम करते हुए देखने को मिलती है या फिर नहीं। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें माइनस में देखने को मिल रहा है, जो कि मार्च 21 में 41 करोड़ के प्लस में और मार्च 20 में 6 करोड़ के प्लस में था। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो मार्च 22 में माइनस में जाते हुए देखने को मिला, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें नेगेटिव बात देखने को मिली है। वही इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में डेप्टर डेज हमें 25 देखने को मिले, जो कि पिछले 4-5 साल में देखेंगे तो कंपनी अपने डेप्टर डेज कंटिन्यूस कम कर रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। वही इन्वेंट्री डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 22 में इन्वेंट्री डेज 429 हमें देखने को मिले, लेकिन मार्च 20 और 21 के कंपेरेटिवली हमें मार्च 22 में इन्वेंट्री डेज बढ़ते हुए देखने को मिले। तो कंपनी को इसको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेंट्री जब कंपनी के कम होंगे तभी हमें कंपनी के बिजनेस में कंटिन्यूस ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में हमें प्रमोटर के पास 33.69% की हिस्सेदारी देखने को मिली है,
तो मार्च 22 में हमें कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ते हुए देखने को मिली, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिला। लेकिन कंपनी की जो प्रमोटर की हिस्सेदारी मार्च 22 में बढ़ी है, वो कंपनी के प्रमोटर को ऐसे ही बढ़ानी पड़ेगी, तभी इन्वेस्टमेंट के नज़र से शेयर होल्डर को ट्रस्ट आएगा कि कंपनी के ऊपर प्रमोटर का भरोसा है। वो EFIs की हिस्सेदारी हमें मार्च 22 में 1.20% देखने को मिली है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर से हमें थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिली है। वही DIs की हिस्सेदारी हमें 0.39 देखने को मिली। तो DIs की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें सितंबर 21 से यहाँ पर होते हुए देखने को मिली, जो कि कंटिन्यूस 1% के नीचे है। इसके बाद पब्लिक के पास देखेंगे तो 64.71% की हमें हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो दिसंबर 21 के कंपेरेटिवली हमें ये थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के जो प्रमोटर है वो हमें हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिले, लेकिन EFIs और DIs है वो हमें थोड़ी सी हिस्सेदारी इस कंपनी में कम करते हुए देखने को मिले है। इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर में हमें थोड़ी सी गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी के रिलेटेड अभी हमने फुल इन्फॉर्मेशन देखी, जिसमें कंपनी के Q4 में कंपनी हमें ठीक ठाक यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। साथ ही में कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें कंपनी का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले कुछ सालों से बढ़ते हुए देखने को मिले, और कंपनी हमें पिछले 2 साल से नेट प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ छोटी इन्वेस्टमेंट से इस कंपनी में स्टार्टिंग करनी होगी, क्योंकि कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर हमें ज़्यादा बोरिंग्स देखने को मिल रहे हैं। उसी वजह से थोड़ा सा अभी हमें रिस्क देखने को मिल रहा है। साथ ही में EFIs और DIs की थोड़ी हिस्सेदारी हमें इस कंपनी में कम होते हुए देखने को मिले है। वही कैश फ्लो कंपनी के मार्च 22 में माइनस में देखने को मिल रहा है, और कंपनी की जो इन्वेंट्री डेज है वो हमें बहुत ही अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इन सब रीज़न की वजह से अभी हमें इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग करनी है वो अभी हम छोटी क्वांटिटी में कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ कंपनी 2 ही साल हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। उससे पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें अनस्टेबल देखने को मिल रहा था, जो कि अभी हमें थोड़ा सा स्टेबल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी हमें आने वाले 1-2 साल में कंटिन्यूस प्रॉफिट में ग्रोथ करते हुए देखने को मिलती है, तब हम इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो और बढ़ाएंगे। और साथ ही में कंपनी का इथेनॉल का प्रोडक्शन किस तरह हमें आने वाले साल में बढ़ते हुए देखने को मिलता है, उसके ऊपर भी हमें कंटिन्यूस फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का इथेनॉल का प्रोडक्शन अगर हमें अच्छे से होते हुए देखने को मिलता है, और ये कंपनी हमें ऑयल सेक्टर की कंपनी को ये अच्छे से प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है, तो अब हमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गेन होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में कंपनी के सभी परफॉर्मेंस में जैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट है, और साथ ही में कंपनी इथेनॉल में हमें किस तरह ग्रोथ करते हुए देखने को मिलती है, उन सब के ऊपर हमें अच्छा फोकस देना पड़ेगा, और उसी के बाद हम डिसीजन ले सकेंगे कि कंपनी में हमें आने वाले दिनों में किस तरह की इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए या फिर नहीं। तो फिलहाल जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस देखने को मिले, उसकी वजह से अभी हम इस कंपनी में छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।